नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका टीचर हिमांशु योगी। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घर पे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंदर हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? मौर्य साम्राज्य के अंदर हम पढ़ चुके थे राजा चंद्रगुप्त व उनके पुत्र बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में बात करते हैं, उनके बेटे अशोक के बारे में। बिंदुसार के दो पुत्र थे, तीन थे, सुशीम, तिष्य और अशोक। ये तीन हैं जिनके नाम मिलते हैं। तुशीम छोटे थे अशोक से, और जो सुशीम थे वो बड़े थे। तो चलो पढ़ाई कर अब स्टार्ट करता हूँ मैं। अशोक, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा तुमको, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। इनका राज चला था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, जो कि काफी लंबा कार्यकाल है अपने आप में। अपने आप से याद आया, हमारे एक टीचर थे जो ना हर चीज पढ़ाने के बाद में ये बोलते थे कि ना जैसे महाराणा प्रताप जीत गए थे अपने आप में हमने उनका नाम ही अपने आप रख दिया था। इनके पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम था सुभद्रांगी, भाई का नाम था, बड़े भाई का नाम था सुशील, छोटे भाई का नाम था तिष्य। तो राजा अशोक के बारे में आपने सुना होगा कि ये काफी प्रतापी शासक थे और ये बौद्ध धर्म की अनुयायी भी थे। ये जाने जाते हैं अपने युद्ध जो इनका किया था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध इन्होंने किया था क्योंकि व्यापार के जो रास्ते थे वो कलिंग से होकर जाते थे, और जो कलिंग के राजा थे वो चाहते थे कि इस पे मेरा राज रहे। अशोक चाहते थे कि मैं अपना राज्य बढ़ाऊं और मैं अपना व्यापार बढ़ाऊं, अपनी जो वो है जो क्या बोलते हैं जीडीपी वगैरह जो उस टाइम पे होती थी, जैसे कि आज के टाइम पे जीडीपी होती है, तो वैसे वो चाहते थे कि मैं अपनी इकोनॉमी बढ़ाऊं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, कलिंग का युद्ध किया था उनके राजा का। तो उससे पहले कलिंग के युद्ध तो बाद में आएंगे, उससे पहले हम इनके बारे में मोटी मोटी छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रा की, भाई बड़े भाई का नाम था सुशीम और छोटे भाई का नाम था तिष्य। अब बात करते हैं इनके नामों की। इनको काफी नाम मिले थे, उपनाम बोलते हैं जिसे हम, निक नेम्स। सबने अपने अपने हिसाब से दिए, जैसे कि चंद्रशोक, ये नाम कलिंग के युद्ध के बाद पड़ा था इनका। कालशोक, और एक सबसे फेमस नाम है जो कि है देवनाम प्रियदर्शी। ये अभिलेखों में इनका नाम मिलता है, वो ये मिलता है। इसके आगे लिखो अभिलेख ही नाम। उसके बाद में बात करें तो बुद्ध शाक्य, ये मिलता है मास की अभिलेख से नाम इनका। पांचवा है मगधाधिराज। मगध पे राज करते थे, मगध के राजा थे इसलिए मगधाधिराज ये मिलता है ब्राह्मू शिलालेख। हाँ, तो मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया है? अशोक जिनका राज चला था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, और पिता का नाम था इनके बिंदुसार, माता का नाम था सुभद्रांगी, बड़े भाई का नाम था सुशीम, छोटे भाई का नाम था तिष्य। इनके उपनाम मिलते हैं चंडशोक, कालशोक, जो कि मिला था इनको कलिंग के युद्ध के पश्चात। देवनाम प्रियदर्शी, ये इनका सबसे ज्यादा बार मिला गया नाम है, जो कि ज्यादातर अभिलेखों के अंदर मिलता है। बुद्ध शाक्य, क्योंकि ये बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे कलिंग के युद्ध के पश्चात, तो इनको बुद्ध शाक्य जो इनका नाम मिलता है वो किसमें मिलता है? मास की अभिलेख के अंदर। मगधाधिराज, क्योंकि ये मगध के राजा थे, और पहले बोलते हैं ना मगधाधिराज मतलब मगध पे राज करने वाले महाराज, तो इनका ये नाम मिलता है ब्राह्मू शिलालेख से। अब बात करते हैं इनके पुत्र वगैरह की। इनके पुत्र थे, महेंद्र नाम था इनका, और एक पुत्र थे इनके जिनको है इन्होंने क्या किया था, श्रीनगर का गवर्नर भी बनाया था। देखते हैं सारी चीजें अभी आगे। एक है महेंद्र,
जो कि क्या थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध धर्म के अनुयायी व प्रसारक, अनुयायी व प्रसारक। ये पर नहीं आएगा, हाँ, अनुयायी व प्रसारक थे। और दूसरा नाम था जालोक। जालोक को अशोक ने क्या किया था, श्रीनगर का क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था, श्रीनगर का गवर्नर। अब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने और क्या किया था, साई के स्तूप की स्थापना की। अशोक ने साई के स्तूप की स्थापना की। अशोक ने नेपाल के अंदर 2 शहर बसाए थे। अशोक ने नेपाल में ललितपट्टनम और एक शहर का नाम है मंजूपट्टनम। ये हो सकता है इन्होंने अपनी पत्नियों के नाम कर लिखे और ललितपट्टनम मंजूपट्टनम। ये 2 शहर बसाए थे, 2 शहर बसाए थे। किसने बसाए थे, अशोक ने बसाए थे। पुत्र का नाम है महेंद्र और जालोक। महेंद्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसका प्रसारक था। जालोक अब जो आदमी धर्म के कार्य में लग गया, प्रसारक में लग गया, उसने आगे राजपाट तो नहीं किया होगा जहां तक मैं समझता हूँ। जालोक श्रीनगर का गवर्नर था। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक ने साई के स्तूप की स्थापना की थी और अशोक ने 2 नेपाल के अंदर शहर बसाए थे जिसका नाम था ललितपट्टनम और मंजूपट्टनम। अब इसके बाद में देखते हैं कि अशोक की 2 पत्नियां थी जिनके बारे में नाम मिलता है, तो उनका भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। अशोक की पत्नियां, अशोक की पत्नियां, पहले भी कितना सही था, 4-5 पत्नियां होती थी। तिष्य रक्षिता एक का नाम, दूसरे का नाम है कारुबारी। और भी होगी पर इनका नाम मेरे नहीं मिलता है। इनका तो सबसे ज्यादा अभिलेखों में उल्लेख है, अभिलेखों में उल्लेख सबसे ज्यादा उल्लेख अगर अभिलेखों में किसी का मिलता है तो वो किसका मिलता है, कारुबारी का मिलता है। इसके बाद में बात करें तिष्य रक्षिता, तो ये है ना अशोक के साथ सती हुई थी, अशोक के साथ सती हुई और इन्होंने ना बहुत ही रक्षिता को भी है ना वो नुकसान पहुंचाया था। हाँ, महेंद्र के पुत्र का नाम बुद्ध धर्म के अनुयायी व प्रसारक, जालोक श्रीनगर का गवर्नर और श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। अशोक ने साई का स्तूप की स्थापना की। अशोक ने नेपाल के अंदर ललितपट्टनम और मंजूपट्टनम 2 शहर बसाए। अशोक की पत्नियों के नाम मिलते हैं जो कि वह तिष्य रक्षिता व कारुबारी। कारुबारी का अभिलेखों में सबसे ज्यादा उल्लेख है। अशोक के साथ सती हुई उसका रानी का नाम है तिष्य रक्षिता। सवाल ऐसे ही आते हैं कि अशोक के साथ सती हुई उस रानी का नाम बता दो, ऐसे ऐसे सवाल घुमा फिरा के दे देगा। एसएससी के अंदर आप कभी भी एग्जाम दोगे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, एसएससी सवाल हार्ड पूछता ही नहीं है। मैं एसएससी के सवालों को, जीएस की बात कर रहा हूँ, मैथ मेरे को नहीं आती इसलिए वो मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड लगती है। जीएस के अंदर जब भी अपन एसएससी की बात करें तो वो सवाल हार्ड नहीं पूछता है, उसका कई बार पूछने का तरीका ही हार्ड होता है। इन वाले सवालों की बात कर रहा हूँ। जैसे स्टैटिक जीके है तो स्टैटिक जीके के अंदर तो कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है, जो चीज है वो ही रहेगी। अगर कोई किसी जगह का कोई डांस है तो वो वही रहेगा, पर हाँ उसमें भी कई बार वो घुमा फिरा के पूछ लेता है, 9 वर्ष पे बनाया जाने वाला, ये फसल कटने पे बनाया जाने वाला, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। बाकी हार्ड पेपर नहीं आता है। अब बच्चे पूछेंगे सर आपने कितनी बार निकाल लिया है, हार्ड नहीं आता। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग का युद्ध। अगर तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा। अगर ईसा पूर्व के मतलब ये जब राजा बने उसके बाद में मोटा मोटा 12 साल के बाद में ये युद्ध हो गया था। अब ये युद्ध हुआ क्यों था, इसके मेन कारण क्या थे। ये इतना बड़ा युद्ध है, इसका उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर, तो इसके पीछे के कारण क्या थे चलिए वो जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बाद में लिखूंगा। तो इसके पीछे का जो कारण था, तो वो कारण ये था कि कलिंग नाम के एक स्थान था जहाँ के राजा थे नंदराज। नंदराज का नाम मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से
कि भाई नंदराज नामक एक राजा था कलिंग के, उनका युद्ध होता है अशोक के साथ। तो हुआ क्या था कि जो कलिंग था ना, वो व्यापारिक दृष्टि से जो रास्ते जाते थे वो मेनली कहाँ से जाते थे, कलिंग से ही होके जाते थे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे कि ये था अपना चित्तौड़गढ़ था, इधर दिल्ली था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया तो वो पद्मिनी के कारण नहीं किया था, उसके पीछे कई और अन्य कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि जब भी मालवा जाना होता था, गुजरात जाना होता था, मालवा प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, गुजरात जाना होता नीचे की तरफ में, तो उन लोगों के पास रूट जो बचता था ना वो था चित्तौड़गढ़ से होकर जाने का। तो होता क्या था कि पहले ना जब दिल्ली से राजा आएगा, सुल्तान आएगा, तो ये जो गुजरात वाले मालवा वाले छोटे छोटे शासक होते थे पहले तो हाँ भर देते थे कि हम आपके टैक्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ समय पश्चात जब वो वापस चला आता तो उस टाइम पे वो मना कर देते कि हम आपको किसी प्रकार कर नहीं देंगे, हम आपके अधीन नहीं आते। तो यार दिल्ली से आने जाने में समय लगता है, उस टाइम पे इतने फास्ट व्हीकल भी नहीं थे। तो जो बीच की जो शक्ति होती है ना, जैसे चित्तौड़गढ़ था, उस पर राज इसलिए करना चाहते थे क्योंकि एक तो ना वहां पे बार बार जाते थे तो राज्य कर लगता था, चित्तौड़गढ़ वालों को टैक्स देना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। ये भी एक मेन कारण था उस युद्ध का, क्योंकि समर सिंह जो राव रतन सिंह के पिता थे उन्होंने उनसे टैक्स मांग लिया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस चित्तौड़गढ़ पे ही वो राज कर ले, जिससे क्या होगा कि हम गुजरात पहुंचने में भी आसानी रहेगी, मालवा पहुंचने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बॉर्डर के पास ही लगता है एमपी और गुजरात के, और वहां पे अपना एक सरदार छोड़ देंगे चित्तौड़गढ़ में, ऐसा ये मानते थे। तो वैसे ही क्या होता था कलिंग के टाइम पे होता, कलिंग एक बीच के अंदर महत्वपूर्ण जगह थी जहां से क्या बहुत सारे रास्ते गुजरते थे, और है ना वो काफी फेमस था। एक तो क्या था कलिंग के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे, तो जिस जगह भाई आपको ट्रेड या व्यापार आपका बढ़ सकता है, जैसे कि आप किसी छोटे शहर से आते हैं, आप बड़े शहर में आते हैं, जयपुर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे हर चीज आसानी से अवेलेबल, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं रैपिडली। तो वही हुआ था कलिंग युद्ध के टाइम पे। राजा नंदराज थे वहां के जो राजा थे, उसके साथ युद्ध किया किसने, अशोक ने युद्ध किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इन रास्तों पे, व्यापार के जो रास्ते हैं उन पे अपना हक जमा लूं और अपनी जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है अपने राज्य मगध की वो मैं और ऊपर लेके जाऊं। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, राजा नंदराज के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में क्या होता है कि नंदराज हार जाता है, अशोक विजयी होता है। और उसके बाद में चलो मैं यहाँ पे तुम्हें सारी चीज दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं, बस ये मैं तुम्हें समझाना था कि कलिंग का युद्ध हुआ कि, तो कलिंग का युद्ध अगर कोई कारण तुमसे पूछे तो कारण यही था कि व्यापार के जो रास्ते थे उनके लिए, और वहाँ के हाथी बड़े प्रसिद्ध थे, और कलिंग एक महत्वपूर्ण जगह थी उस टाइम पे, उस समय पे इनके जो समकालीन थे अशोक के टाइम पे, इसीलिए उन्होंने कलिंग का युद्ध किया कलिंग को जीतने के लिए। अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख, बिल्कुल सही बात है, अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में अशोक व राजा नंदराज हाथी गुफा अभिलेख के अंदर मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख। हाँ, अशोक व राजा नंदराज के मध्य, नंदराज कलिंग के राजा थे। तीसरा, कलिंग का युद्ध कलिंग के व्यापारिक मार्गों के लिए, कलिंग के जो व्यापारिक मार्ग थे उनके लिए युद्ध हुआ था। कलिंग की राजधानी थी, कलिंग की राजधानी कौशाम्बी है ना। कलिंग हाथियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ये यहाँ पे ना तोशली आएगा, तोशमी नहीं आएगा, तोशली। हाँ, अब उसके बाद में परिणाम क्या होता है युद्ध का, परिणाम ये होता है एक हारेगा एक जीतेगा, अशोक जीत जाता है, क्योंकि अशोक के बाप दादा बहुत ज्यादा छोड़ के गए थे सेना वगैरह, वो बड़ा राज्य था मतलब। उसके बाद में अशोक का इस युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है।
अशोक का इस युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन हो जाता है। और परिणाम क्या था? अशोक विजय होता है। अशोक का इस युद्ध के पश्चात क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक ने ना इसकी 2 कैपिटल बना दी थी उसके बाद में, कलिंग की 2 राजधानी बनाई, कलिंग की 2 राजधानियां बनाई, जिनमें से एक है ये अपनी तोशाली, दूसरी थी समापा। ये थी दक्षिणी, हेडिंग के साथ में आ रही थी उत्तरी, तो मैं बोल रहा हूँ उसमें ना। अब युद्ध का कलिंग नहीं, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व के अंदर अशोक के 13 शिलालेख के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अशोक व राजा नंदराज के बीच में ये युद्ध हुआ था। नंदराज का उल्लेख किसमें मिलता है? हाथी गुफा लेख के अंदर मिलता है। कलिंग के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध किया गया था। और उसके अलावा कलिंग की राजधानी थी तोशाली। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अशोक जीत गया और अशोक का इस युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन हो जाता है। कलिंग की 2 राजधानियां बनाई जाती है, तोशाली जो कि उत्तरी राजधानी, समापा जो कि दक्षिणी राजधानी। अब जैसे ही है ना ये युद्ध होता है, उसके बाद में जब हृदय परिवर्तन होता है तो अशोक क्या करता है? स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? धम्मघोष की। रणघोष की स्थापना किसकी स्थापना करता है? धम्मघोष की स्थापना अशोक करता है। अब अशोक उसके बाद में क्या होता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो हम इसको इरेज करते हैं और पढ़ते हैं बाकी चीज। ये सारी तुमने लिख ली होगी, उम्मीद करता हूँ। उम्मीद हो सकती है, तुम्हारी कॉपी तो चेक की नहीं जा सकती है फिर। कलिंग के युद्ध के पश्चात बैरी भी बोलते इसको, बैरी या रणघोष के स्थान पर धम्म या फिर धर्म घोष की स्थापना की। कलिंग के युद्ध के पश्चात भैरी या फिर रणघोष, जो कि रणघोष मतलब रण जो युद्ध वगैरह करते हैं, के स्थान पर किसकी स्थापना की? धम्मघोष की स्थापना की। अशोक प्रभावित थे। अशोक एक व्यक्ति था निगरात करके, जो कि एक अल्प आयु के अंदर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और भिक्षु बना, तो उससे प्रभावित थे। अशोक अल्प आयु में भिक्षु बने, निगरात व्यक्ति का नाम से प्रभावित थे। अशोक ने मोगली पुत्र तिस्त से क्या किया? इसने वो लिया, ज्ञान प्राप्ति की। उपगुप्त नामक व्यक्ति है जिन्होंने इनको क्या किया? उपगुप्त ने अशोक को दीक्षित किया, शिक्षा देते ना, इसे दीक्षित किया। कलिंग के युद्ध के पश्चात भैरी रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की स्थापना की। अशोक अल्प आयु में भिक्षु बने, और भिक्षु बने किससे इन्फ्लुएंस होकर? निगरात से। मोगली पुत्र 30 से ज्ञान प्राप्ति की, और उनसे वो जो भी ज्ञान प्राप्ति था, वो जो भी चीजें होती हैं वो सीखी। उपगुप्त ने अशोक को दीक्षित किया।
अब उसके बाद में क्या आता है, सॉरी उल्टा है। उसके बाद में अशोक अपने जो पुत्र और पुत्री थे उनको भेज देता है श्रीलंका, क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, और बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन करवाता है। अशोक अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री शुंगमिता को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज देता है ना। उसके बाद में अशोक ने अपनी प्रजा के लिए जो नियम दिए, जीवन के जो नियम या उपदेश दिए, उन्हें ही धम्म कहा गया है। उसके बाद बौद्ध के अशोक के समय, अशोक यहाँ पे लिख रहा हूं ना, अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति आयोजित हुई। हाँ, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री शुंगमिता को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया। अशोक ने अपनी जो प्रजा थी उसके लिए जो नियम दिए, जीवन जीने के जो उपदेश दिए, उन्हें ही वह धम्म कहा गया है। और अशोक के समय जो बौद्ध की जो तीसरी संगीति थी वो भी हुई थी। तो भाई मैंने अशोक तुम्हें पढ़ा दिया। अशोक है ना, जो है ना, जितने भी ये मौर्य साम्राज्य के अंदर राजा हुए थे उनमें सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और है ना, ये सबसे ज्यादा टाइम पे राज किया था, कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग के युद्ध के पश्चात इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इन्होंने है ना 2 राजधानी बना दी थी कलिंग की, और है ना मोटी मोटी चीजें जो भी थी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। लास्ट में फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये तो क्या होता है कि इनके उपवर्ध नाम का एक इनके राजा आता है इसी वंश के अंदर, अशोक वाले के अंदर। तो उसको क्या करता है, पुष्यमित्र शुंग होता है ना, वो मार देता है। और किसकी स्थापना करता है, शुंग डायनेस्टी की। तो मौर्य काल के टाइम पे जो है ना साम्राज्य था उसके अंदर कैसे क्या चीजें होती थी, मगध के अंदर क्या क्या चलता था। तो उस टाइम पे जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, तो सिंधु घाटी के अंदर लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली वगैरह सब पढ़ाई थी। तो वो चीज हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। अंतिम शासक था बृहदर्थ। बृहदर्थ क्या था, अंतिम शासक था जिसकी हत्या किसने कर दी थी, जिसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग। और इसके बाद में किसका डंका बजता है, शुंग डायनेस्टी का। अब चलो पढ़ लेते हैं कि मौर्य प्रशासन कैसा था, वहां पे क्या होता था, जनता के लिए क्या होता था क्या नहीं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मौर्य प्रशासन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उनके सामने उनके टाइम पे जो त्रित होते थे, त्रित यानी विभाग। आज के टाइम पे अपन बोलते हैं ना विभाग, जैसे जलदाय विभाग है, कानूनी विभाग है, वैसे ही विभाग मौर्यकालीन पहले आता मौर्यकालीन विभाग, फिर कोई इनकम समझ लो तीर्थ विभाग। उसके बाद में आएगा इनके अध्यक्ष कौन होते थे, मुख्य अध्यक्ष, प्रमुख चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अगर मौर्य प्रशासन की। सबसे पहले
प्रशासन का केंद्र राजा होता था, राजा या सम्राट होता था। उसके बाद में प्रशासन में राजनीतिक व न्याय के फैसले राजा लेता था, मौर्य साम्राज्य निरंकुश नहीं था, मौर्य साम्राज्य निरंकुश नहीं था। उसके बाद में पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक में यानी फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द फादर वाज द हेड इन द सोसाइटी। पितृसत्तात्मक समाज, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो इस टाइम पे सही थी, स्त्रियों को ज्यादा दबाया नहीं जाता था, पढ़ाई का कार्य मिलते थे, हर प्रकार के कार्य मिलते थे। स्त्री की स्थिति उच्च थी और अमात्य होते थे मंत्री, अमात्य होते थे अधिकारी, जैसे क्या सभा होती है ना, सभासद भी कह सकते हैं, जैसे कोर्ट के अंदर जो व्यक्ति बैठते थे उन सबको अमात्य कहता है। उसके बाद में सातवां होता है तीर्थ, तीर्थ यानी वही विभाग जो अभी बात करेंगे। उस टाइम पे 18 विभाग थे और उनके जो हेड होते थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। तो ये मोटी मोटी बात होगी उस टाइम के प्रशासन के बारे में। प्रशासन का केंद्र राजा या सम्राट होता था। प्रशासन के राजनीतिक व न्याय के फैसले राजा लेता था। मौर्य साम्राज्य निरंकुश नहीं था, पितृसत्तात्मक समाज था, स्त्री की स्थिति उच्च थी, अमात्य होते थे वह अधिकारी जो कि सभासद होते हैं, सभासद के सभा के अंदर बैठते थे, राजा को आइडियाज देते थे वो। तीर्थ विभाग 18 विभाग थे उस टाइम पे अलग अलग, और महामात्र जो होते थे वो उनके हेड होते थे। जैसे आज हम बोलते हैं मंत्री हेड, वैसे क्या होता था उस टाइम पे महामात्र होते थे। तो ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं विभागों के बारे में। उस टाइम पे जो मुख्य विभाग थे वो कौन कौन से थे वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले मंत्री या फिर पुरोहित, फिर उसके बाद में समाहर्ता, उसके बाद में सन्निघाता, उसके बाद में प्रदेष्टा। पहले चार बढ़ा देता हूं। मंत्री, पुरोहित यानी ब्राह्मण, और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ऊंचा स्थान इनका होता था। महत्वपूर्ण स्थान इनका होता था, है ना। उसके बाद में समाहर्ता, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अंदर थे। राजस्व विभाग अधिकारी। ये कोषाध्यक्ष, जो कोष जो कि है ना वो खजाने का अध्यक्ष बोल सकते हैं, कोषाध्यक्ष, बैंक का हेड ये था। उसके बाद प्रदेश का ये फौजदारी, फौजदारी व न्याय अध्यक्ष। तो चार क्या पढ़े? मंत्री, पुरोहित जो कि ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था इनका, समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी होता था, सन्निघाता जो कि कोषाध्यक्ष होता था, प्रदेष्टा जो कि फौजदारी व न्याय अध्यक्ष होता था। उसके बाद में पांचवा अपन बात करें तो पांचवा है नागरण और छठा है नायक।
नागरन यानी नगर का अध्यक्ष, नगर का अध्यक्ष, और नायक यानी सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। मंत्री पुरोहित ब्राह्मण इनका सबसे महत्वपूर्ण समाहर्त राजस्व विभाग, और उसका में सन्निहता कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी व न्याय का अध्यक्ष, और उसके बाद में बात करें उसके बाद में नागरन, नागरन नगर का अध्यक्ष, नायक सेना का अध्यक्ष होता था। और उसके बाद में अगर बात करें अपन तो इनका कहते हैं जो इनके मंत्री थे ना, जो 18 विभाग थे उनके मंत्री थे, वो मंत्री भी क्या अपने नीचे दूसरे विभाग बना रखे थे, उन्होंने मंत्री द्वारा बनाए गए 26 विभाग, छोटे छोटे, और उन विभागों के 26 अध्यक्ष थे। और ये जो 26 अध्यक्ष थे इन मंत्रियों के अधीन आते थे। अध्यक्ष, मंत्री के अध्यक्ष मंत्री के अधीन आते थे, अधीन आते थे, है ना। अध्यक्ष मंत्री के अधीन आते थे। जैसे कि आप समझ लो, जैसे अगर सीनियर ऑफिसर उसके नीचे होता जूनियर ऑफिसर, तो ये उसी प्रकार की बात थी। तो ये मोटी मोटी बात है, आपने लिख लो, पढ़ लो। इसमें मैंने तुम्हें 2 बार तो रिपीट करा ही दिया। मंत्री द्वारा बनाए गए 26 विभाग, उसके अंदर 26 अध्यक्ष होते थे। 26 के 26 अध्यक्ष थे, वो मंत्री या जो अध्यक्ष हैं वो मंत्री के अधीन आते थे। मंत्री या फिर पुरोहित, समाहर्ता यानी राजस्व विभाग का अधिकारी, सन्निहंता यानी कोषाध्यक्ष, जो कोषाध्यक्ष होता है जो कि मतलब पैसे वैसे का सारा ध्यान रखता है, प्रदेष्टा जो कि फौजदारी व न्याय का अध्यक्ष होता है, नागरन जो कि नगर का अध्यक्ष होता है, जैसे अपने होते ना ईओ वगैरह, नायक जो कि ना सेना का अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रमुख अध्यक्षों की। मैं जहां तक ये चीजें हिस्ट्री में कहेंगे, ये चीजें काफी कंफ्यूज कर देती है, एक ऐसे मतलब भूल जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भूलो नहीं, इसीलिए मैं एक टॉपिक लिख के मिटा रहा हूँ, पहले उसको समझा रहा हूँ, फिर दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बात करें प्रमुख अध्यक्षों की, तो प्रमुख अध्यक्ष ये हो गया प्रमुख। लक्षणाध्यक्ष, आकराध्यक्ष, और तीसरा लक्षणाध्यक्ष, आकराध्यक्ष और शीताध्यक्ष। हाँ, लाक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा व टका, यानी मुद्रा पैसा से जो रिलेटेड होता है उसका अध्यक्ष था। मुद्रा व टका का अध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष। ये होता है खान विभाग का अध्यक्ष, माइनिंग डिपार्टमेंट, खान विभाग का अध्यक्ष। और शीता अध्यक्ष है राजकीय भूमि का अध्यक्ष, राजकीय भूमि का अध्यक्ष। मुद्रा से याद आया कि मौर्य काल में जब मुद्रा चलती थी उसको पण बोलते थे। मुद्रा लिख लेना, ये मुद्रा कोई पूछ लेंगे मौर्य काल में मुद्रा कौन सी थी, वो पण थी। राजकीय भूमि का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि होती थी ना उस टाइम पे, राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, प्रमुख अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष जो कि मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष था, आखरा अध्यक्ष जो कि खान विभाग का अध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष जो कि राजकीय भूमि का अध्यक्ष था। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। और क्या होता है, मुद्रा थी उसका नाम क्या था, पण मुद्रा थी, है ना। अब ये हुई मोटी मोटी बात। मौर्य तो मैंने तुम्हें ना मोटी मोटी बातें बताई मौर्य साम्राज्य के बारे में, सारी चीजें की स्तरों की स्थिति वगैरह से लेके जो चंद्रगुप्त से लेके सारी चीजें बता दी हैं। अब देखो उस टाइम पे मैं बताऊं, हाँ उस टाइम पे ना लैंड डोनेशंस नहीं होते थे, ऐसा लिखा गया है कि लैंड डोनेशन नहीं होते थे। चाणक्य ने 9 प्रकार के स्लेब्स थे, ये सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ एक लेक्चर के अंदर। तो एक ही चीज मैं लिखाने भूल गया था कि उस टाइम पे लैंड डोनेशन नहीं होते थे, मतलब भूमि दान में नहीं दी जाती थी, ये भी तुम लिख लेना। अब ये सारा जो मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद में नया वंश कौन सा आता है,
नया वंश आता है शुंग, शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। उसके अलावा हमें कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी। और साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर भी उस टाइम पे बनने लगे थे सातवाहन, सातवाहन डायनेस्टी और संगम, संगम, संग डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। हाँ, नॉर्थ इंडिया के अंदर शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, साउथ इंडिया के अंदर सातवाहन डायनेस्टी और संगम डायनेस्टी। और जो उस टाइम पे फॉरेन इनके, एक तो ग्रीक, पल्लवास, शाकाज, शाकाज, कुशाण। हाँ देखो, नॉर्थ इंडिया के अंदर थे शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी। उसके बाद में साउथ इंडिया के अंदर सातवाहन डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। फॉरेन इन्वेशन मतलब जो बाहरी आक्रमण हुए थे वो हुए थे बैक्टीरियन ग्रीक, बैक्टीरियन ग्रीक, बैक्टीरियन ग्रीक, पल्लवों के, शाकास के और कुशाण्स के। तो सबसे पहले हम कल के जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, उसके बाद में सातवाहन, उसके बाद में संगम और उसके बाद में जो भारी आक्रमण हुए थे वो। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सारे मिलके एसकेसी डिफेंस को आगे बढ़ाने में। तो आपको हमारी ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और बता देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना।